हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो हमने कल साइंस में क्या पढ़ा था। जैसे मैंने आपको कल बता दिया था, हमारा जो संसाधनों के बारे में बाकी था वो बता दिया था मैंने, और मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कंबसन यानी दहन। तो चलिए पहले आपसे थोड़े सवाल पूछ लेता हूँ मैं कि ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग जो पीछे वाला है कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। चलिए आप लोग बताइए, ऊर्जा का सॉरी हाँ ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या है। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे स्वच्छ स्रोत क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करिए आंसर। कमेंट करिए चलिए। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊर्जा के लिए सबसे स्वच्छ स्रोत क्या हो सकता है। हाइड्रोजन। क्या हो सकता है। हाइड्रोजन। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, कोयला कितने प्रकार का होता है। चलिए 10 सेकंड में फटाफट आंसर दीजिए, कोयला कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए। उसके प्रकार बताइए और उसके नाम बताइए। जो प्रकार है कितने प्रकार का है और ये है। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। देखते हैं कितने लोगों को याद है। जिसको याद है वो फटाफट आंसर दे, और जिसको नहीं याद है वो कमेंट में लिखे नो सर। चलिए बताइए। तो चलिए आपका टाइम होता है अब। मैंने पहला कितने प्रकार का बताया था, 4 प्रकार का। कौन कौन सा। एंथ्रासाइट, बिट्टुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक। कौन कौन सा। एंथ्रासाइट, बिट्टुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। समझ में आया। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए बताइए। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, जो चालन चालन की जो प्रक्रिया है वो किन माध्यमों के बीच में होती है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। चालन की प्रक्रिया किन माध्यमों के बीच में होती है। चलिए एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, सॉरी हिंट दे दे रहा हूं मैं आपको। ठोस में, द्रव में या गैस में। चलिए बताइए फटाफट। ठोस में होगा, द्रव में होगा या गैस में। आंसर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठोस में। जो चालन की प्रक्रिया होती है, जो चालन का प्रोसेस होता है वो किसमें होता है। ठोस में। चालन क्या होता है आपको पीछे बताया जा चुका है। चालन आपको पीछे बताया जा चुका है कि जब दो असमान ताप के पिंड क्या होते हैं, जब दो असमान ताप के पिंड संपर्क में आते हैं तो उसमें उष्मा का स्थानांतरण हमारा चालन कहलाता है। ठीक, पीछे आपको बताया जा चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए बताइए। अग्निशमन, जो मैंने आपको बताया था, अग्नि अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर, जो है हमारा किन रसायनों से मिलकर बना है, और किन रसायनों से मिलकर बना है, और ये रसायन मिलके कौन सी गैस बनाते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए। हमारा अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर किन रसायनों से मिलकर बना है, और ये रसायन मिलके कौन सी गैस बनाते हैं, कौन सी गैस बनाते हैं। चलिए ये मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं और हमेशा आते हैं एग्जाम में। समझ में आया आप लोग को। तो ऐसे ही मत लीजिएगा कि सर ऐसे ही पूछ रहे हैं, नहीं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। ठीक, चलिए आंसर लीजिए फटाफट।
हमारा अग्निशामक किन रसायनों से मिलकर बना है और ये रसायन मिलके कौन सी गैस बनाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा जो अग्निशामक है दो रसायनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 यानी H2SO4 है, और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो रसायनों से मिलकर बना है और ये दोनों रसायन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है? मैंने आग के लिए कितनी शर्तें बताई थी? आग लगने के लिए कितनी शर्तें बताई थी, यानी दहन के लिए कितनी शर्तें थी बताइए। चलिए, दहन के लिए मैंने आपको कितनी शर्तें बताई थी? चलिए कमेंट में आंसर लीजिए फटाफट। और कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी? आपको इसी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, कितनी शर्तें बताई थी मैंने आपको? तीन शर्तें बताई थी। दहन के लिए कितनी शर्तें? तीन शर्तें। पहली शर्त हमारी क्या थी? ऊष्मा होना चाहिए। दूसरा क्या था? ईंधन होना चाहिए। और तीसरा क्या था? ऑक्सीजन। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जब हम अग्नि पे इसे छेड़ते हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत के तार में आग लग गई हो, तो वहां पे जब अग्निशामक का यूज करते हैं तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति को कट कर लेता है। तो वहां पे जो हमारी आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक, रिवाइज हुआ आप लोग को पीछे का। चलिए, और क्वेश्चन में पूछूं? चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं आपको आज ही लेसन कंप्लीट करा के फिर हम इसकी एक्सरसाइज कुछ करवा देंगे, जिससे और सारे क्वेश्चन आपके आराम से इजीली हो जाएंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा साइंस में? आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वाला। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्वाला, यानी फ्लेम। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्वाला। तो ज्वाला बेसिकली होता क्या है? तो ये जो होता है, ये जलती हुई जो गैस होती है, जलती हुई गैसों के क्षेत्रों को ज्वाला कहते हैं। ठीक, जलती हुई गैसों, जो जलती हुई गैस होती है उसके जो क्षेत्र होते हैं, जो उसका एरिया होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ज्वाला, यानी फ्लेम कहलाता है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? जो जलती हुई गैस होती है उसके क्षेत्र को ही हम ज्वाला कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा ज्वाला का परिभाषा। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? ज्वाला का परिभाषा। तो इसे नोट कर लीजिए। पहले, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन नोट करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? जलती हुई गैसों के क्षेत्रों को ज्वाला कहते हैं। एक लाइन में इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। जलती हुई गैसों के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ज्वाला। ठीक, जलती हुई गैसों के क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? ज्वाला। अब देखिए, जो पदार्थ जो पदार्थ जलने पे जो पदार्थ जलने पे वाष्पित हो जाते हैं, यानी जो पदार्थ जलने पे वाष्पित हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? ज्वाला देते हैं। यानी जो पदार्थ जलने पे वाष्पित होते हैं वो ज्वाला देते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, ठीक, केरोसिन हो गया, उसे आप जलाएंगे तो क्या करता है? जलने पे वाष्पित होता है। और मान लीजिए मोमबत्ती हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है मोमबत्ती। मोमबत्ती लीजिए आप, मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती को जलाइए, तो क्या करता है मोमबत्ती? अगर आपने उसमें क्या दिया? उष्मा दिया,
तो वो क्या होता है, पिघलता है। पहले पहले क्या होता है, पिघलता है। उसके बाद उसमें से क्या होता है, वाष्पित होती है। उसमें से क्या होता है, वाष्पन होता है। और यही वाष्पन क्या होता है, फ्लेम, यानी हमारा क्या बनाता है, ज्वाला। ये क्या करता है, हमारा ज्वाला बनाता है। यानी जो आग होती है उसको ऊष्मा को तेज करता है। तो समझ में आया आप लोगों को मोमबत्ती का एग्जाम्पल। मोमबत्ती लीजिए, जलाइए, देखिए पिघलेगा सबसे पहले, फिर वाष्पित होगा, उसके बाद फ्लेम में चेंज हो जाएगा, ज्वाला में चेंज होता है। ठीक, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या होता है, मोमबत्ती। तो चलिए नोट करिए फटाफट। जो पदार्थ जलने पर वाष्पित हो जाते हैं, जो पदार्थ जलने पे वाष्पित हो जाते हैं। ठीक, जो पदार्थ हमारे जलने पे वाष्पित हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वे ज्वाला देते हैं। वे ज्वाला देते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में आप लोग क्या नोट करेंगे, मोमबत्ती। तो कैसे वर्क करता है हमारा मोमबत्ती, जलाएंगे मोमबत्ती को, पिघलेगा। ठीक, मोमबत्ती पिघलेगा तो उसमें से क्या होगा, उसका वाष्पित होगा, यानी वाष्पन होगा। और फिर उसमें किसमें चेंज हो जाएगा, फ्लेम में, यानी ज्वाला में। तो वही मैंने आपको लिखा है, जो पदार्थ जलने पे वाष्पित हो जाते हैं वही ज्वाला देते हैं। समझ में आया आप लोगों को। यानी जो पदार्थ जलने पे वाष्पित नहीं होगा वो ज्वाला नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल चारकोल, जो हमारा चारकोल है वो जलने पे ज्वाला नहीं देता है। तो जलने पे ज्वाला नहीं देता है तो हम ज्वाला नहीं कहेंगे। ठीक, सॉरी, जलने पे वाष्पित नहीं होता है। जो हमारा चारकोल है वो जलने पे वाष्पित नहीं होता है, इसलिए उसे हम ज्वाला, फ्लेम नहीं कहेंगे। ज्वाला कब कहा जाएगा, यानी फ्लेम कब कहा जाएगा, जो पदार्थ जलने पे क्या हो, वाष्पित हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, ज्वाला। समझ में आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग। मोमबत्ती, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, मोमबत्ती। मोमबत्ती, और एक और नोट कर लीजिए, मिट्टी का तेल। क्योंकि मिट्टी का तेल भी हमारा जलने पे वाष्पित होता है, मिट्टी का तेल। चलिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ज्वाला की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ज्वाला की संरचना। ज्वाला की संरचना। अब इसमें हम देखते हैं कि ज्वाला की संरचना कैसे होती है। ठीक, तो इसे हम सिंपली एक मोमबत्ती के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मैं मोमबत्ती का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, उसे आप चाहे तो घर पे भी इजीली टेस्ट या चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगली वाली जो हमारी नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें मैं आपको चेक करवा दूंगा मोमबत्ती लेके। तो क्योंकि अभी फिलहाल में मोमबत्ती तो है नहीं मेरे पास, तो चलिए इसको मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक मोमबत्ती। ज्वाला की संरचना कैसी होती है, तो देखिए यहाँ पे आप बनाइए सबसे पहले एक मोमबत्ती।
ठीक, ये क्या हो गया हमारा, हो गया। ठीक, मान लीजिए हमारा मोमबत्ती जल रहा है। चलिए, ये क्या है हमारा मोमबत्ती जो जल रहा है। तो हमारा जो ज्वाला की संरचना है, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है हमारा, वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का, बेसिकली देखिए, 1, 2 और 3। कितने तरह का हो गया हमारा संरचना, 3 तरह का, 1, 2 और 3। चलिए, अब मैं बता दूं आपको, ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी आप लोग मोमबत्ती में देखे होंगे, सबसे जो आपको ऊपरी क्षेत्र दिखाई देता है, मोमबत्ती का जो ऊपरी लेयर जलता हुआ दिखाई देता है, वो है, वो हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। ये हमारा क्या होता है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। ये हमारा पहला है। ठीक, यहीं पे इसी डायग्राम में आप लोग ऐसे मेरे साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप डायग्राम देख के इजीली समझ जाएंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। चलिए, अब बता दूं, जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, ये हमारा पहला है। ज्वाला की संरचना मैंने आपको कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की। उसमें से हमारा पहला क्या है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे कि जो मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है, तो उसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है, वो उसका जो कलर होता है, बेसिकली क्या होता है हमारा, नीला होता है। क्या होता है, नीला। कौन से कलर में होता है, नीले कलर में होता है। तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, नीला। किस कलर में होता है ये, नीले रंग का, नीले रंग का। चलिए, ये तो हो गया नीले रंग का। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ईंधन का, जो ईंधन होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा मोमबत्ती है वो क्या होता है, वाष्पित होता है, फिर उष्मा देता है। तो जो वाष्पन है ना, मोमबत्ती का जो वाष्पन है, ठीक, यानी मोमबत्ती जो पिघल के वाष्पित हो रही है ना, उसका, वो जो वाष्पन है वो आउटर लेयर पे आके, यानी जो इसका सबसे ऊपरी लेयर, आउटर लेयर, ये देखिए, ये इनर लेयर है इसके, ये और ये सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर पे आके क्या होता है, जो ईंधन होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी पूरी तरह से ईंधन का क्या हो जाता है, दहन, यानी जलन हो जाता है ईंधन का, यानी कंबशन, जो मैंने आपको कल बताया था ना, वही हो जाता है इसका। तो ईंधन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण, या पूछेगा ईंधन का पूर्ण रूप से दहन कहाँ पे होता है, तो क्या बताना है आपको, पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र में। चलिए, क्या होता है इसमें, ईंधन का, ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण, ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण, या फिर आप कोष्टक में लिख लीजिए दहन। चलिए, कहाँ पे होता है, पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र में। अब ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसकी उष्मा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आके अगर आप हाथ रखेंगे ना, तो आपका हाथ बहुत तेजी से जलेगा। ठीक, तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे, आप लोग जब सुनार की दुकान पे जाते हैं, सुनार की दुकान पे, तो आप लोग देखे होंगे, जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लोहा
अगर उन्हें, सॉरी लोहा कह रहा हूँ, चांदी या सोना जब पिघलाना होता है तो वो क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो गैस जलाते हैं। अब देखिए उस गैस से वो गैस जलाते हैं, उसके बाद वो जो देखे होंगे आप पाइप जैसा रहता है उसी से फूकते हैं सब। तो वो फूकते हैं जब, तो वो जो हमारा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जो सबसे आउटर क्षेत्र होता है, हमारा जो सबसे आउटर क्षेत्र होता है, जैसे मोमबत्ती मैंने बताया ना, ये सबसे आउटर क्षेत्र है, उसके माध्यम से वो सोना और चांदी पिघलाया जाता है। किसके माध्यम से, उसी के माध्यम से। यानी जो हमारा सोना और चांदी पिघलाया जाता है वो पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र से पिघलाया जाता है। क्यों पिघलाया जाता है इसे, क्योंकि इसमें उष्मा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसमें उष्मा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है आउटर क्षेत्र में, यानी पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र में। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। मैं आपको समझा के इसलिए नोट्स बनवा रहा हूँ क्योंकि आपका नोट्स एकदम क्या होना चाहिए, एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार देख के तुरंत ही रिवाइज कर सकें कि हाँ ये तो मुझे पता है। ठीक, तो नोट्स हमारे हमेशा शॉर्ट में होने चाहिए, नहीं तो आप लोग देखे होंगे इतने पे कितने बड़े बड़े नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और समझ में कुछ नहीं आता है। चलिए, तो ये क्या होता है हमारा, उष्मा की मात्रा अधिक, ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, सोनार क्या करता है, सोना और चांदी जब पिघलाता है तो वो किससे पिघलाता है, पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र से ही पिघलाता है। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सोना चांदी पिघलाना। तो चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए, आप लोग को समझ में आया ये जो मैंने आपको बताया, पहला पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, तीन प्रकार के बताए उसमें से पहला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए तो हम दूसरे पे चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए फटाफट। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसमें और लिख लीजिए सबसे गर्म भाग, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे कि ये, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उष्मा की मात्रा अधिक, लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करवा दे रहा हूँ, सबसे गर्म भाग। चलिए फटाफट कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट है ये वाला लेयर, यानी आंशिक दहन का मध्य भाग। आंशिक दहन का हमारा क्या हो जाएगा, मध्य भाग। आंशिक दहन का हमारा मध्य भाग। दूसरा क्या है, चलिए आंशिक दहन का मध्य भाग, ये हमारा क्या है, दूसरा, सेकेंड है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्या है हमारा, आंशिक दहन का मध्य भाग। चलिए अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, आंशिक दहन के मध्य भाग की। तो बेसिकली देखिए, इसका जो रंग होता है आप लोग देखे होंगे नीला, उसके बाद इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। क्या होता है इसका रंग, पीला। सबसे पहले लिख लीजिए रंग क्या होगा इसका, पीला, पीले रंग का होता है। किस कलर का होता है ये, पीले कलर का, पीले रंग
का। ठीक, पीले रंग का ये हमारा होता है। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, इस वाले भाग में यानी आंशिक दहन के मध्य भाग में, इसमें हमारा हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जलता है, दोनों का दहन होता है। किसका? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का दहन होता है। समझ में आया? हाइड्रोजन और कार्बन का दहन किस भाग में? आंशिक दहन के मध्य भाग में, आंशिक दहन के मध्य भाग में। यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे आप एक मिनट तो नंबर डाल दीजिए। हमारा क्या है? पहला है, और ये हमारा क्या है? दूसरा। ठीक, ऐसे नंबर डाल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का दहन होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दहन के लिए, दहन के लिए कितनी शर्तें चाहिए, कितनी शर्तें आवश्यक है? 3। उष्मा, ऊर्जा, सॉरी उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन, उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का दहन हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन, मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती जल रही हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दे रहा है? वाष्प, यानी जल वाष्प बना दे रहा है। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। समझ में आया? क्या क्या बन रहा है हमारा इसमें? जल वाष्प भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। कैसे बन रहा है? मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है। समझ में आया? तो हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन कहाँ? इसमें आंशिक दहन के मध्य भाग में। फिर प्लस जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनेगा? आंशिक दहन के मध्य भाग में। ठीक, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, जो बताया मैंने आपको, ये हमारे इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा भी, हाइड्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। जो क्या करता है ये हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन तो पहले से ही है, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब देखिए साइंस हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसमें कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। सब लोग आप अगर आप लोग सब कुछ लिखते ही चलेंगे तो जो हमारा कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, जो आप कोई बुक लाते होंगे पढ़ने के लिए, तो आप देखते होंगे अरे यार इतनी मोटी बुक है, चलो आप हिम्मत करके उसे पढ़ते ही नहीं। कितने दिन पढ़ेंगे? 2 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप उस बुक को 1 हफ्ता पढ़ लेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो बुक कहाँ जाएगी? आप टेबल में डाल देंगे या फिर सेल्फ जो स्टडी सेल्फ वहां पे लिख देंगे आप। फिर उसे आप दोबारा कहेंगे चलो बाद में पढ़ूंगा, फिर वो बुक आप दोबारा नहीं उठा के पढ़ते भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक, हाइड्रोजन है, अब प्लस ऑक्सीजन भी है, तो क्या मिलकर बना दिया? जल वाष्प। क्या बना दिया हमारा? जल वाष्प मिलके बन गया। समझ में आया आप लोगों को? क्या बन गया हमारा? जल वाष्प। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा कार्बन, कार्बन का दहन भी होता है इसी भाग में। तो 1 मिनट, कार्बन का, 1 मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन का दहन, मात्रा मत लिखिए, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन, कार्बन का दहन भी हो रहा है। तो ये क्या मिलकर बना रहा है? C+O2। क्या बन गया? CO2, CO2 बन गया हमारा। क्या बन गया? CO2। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों से एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा आंशिक ये कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प जो जो हमारा ज्वाला की संरचना है किस भाग में बनते हैं, तो आंशिक दहन के मध्य भाग में बनते हैं।
ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब ये जो होता है हमारा आंशिक दहन का मध्य भाग, ये क्या होता है? ये जो होता है हमारा बेसिकली, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे गर्म, एक मिनट, ये सबसे, गलती से यहाँ पे गर्म हो गया, सबसे गर्म भाग है, ये हमारा सबसे गर्म भाग है। लेकिन लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा कम गर्म भाग है। ये जो हमारा है आंशिक दहन का मध्य भाग, ये हमारा कम गर्म का क्षेत्र है। यानी जो हमारा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है उसके तुलना में, यानी उसके सापेक्ष आंशिक दहन का मध्य भाग जो क्षेत्र होता है वो कम गर्म होता है। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्र क्या है, कम गर्म का क्षेत्र है, ये उतना गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आंसर आप लोगों के सामने है, क्या बन रहा है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, ईंधन का पूर्ण दहन तो यहाँ पे हो रहा है। कहाँ बताया मैंने, ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है। तो जहां पे ईंधन का पूर्ण दहन होगा वो क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में करिए ये सर समझ में आ रहा है। ठीक, फुली मोटिवेटेड रह के आपको पढ़ाई करना है। समझ में आया? आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, जो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार है उन्हें दूर करके क्लास में आना है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर, जैसे खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और फिर आप खेलते खेलते आ गए घर पे, अभी आपका खेलने से मन नहीं भरा तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, खेलने में ही रहेगा। तो पहले अब आप जो काम कर रहे हैं पहले वो पूरा करके आइए। अगर आप खेल रहे हैं तो अच्छे से खेल के आइए, उसके बाद पढ़ाई करिए। ठीक, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए दिमाग फ्री होना चाहिए, क्योंकि स्टडी करने के लिए ध्यान हमेशा केंद्रित होना चाहिए। समझ में आया? तो चलिए, ये हो गया हमारा कम गर्म होता है, कम गर्म का भाग है ये, कम गर्म, कम गर्म होता है। चलिए, मैंने आपको कितना बता दिया, 2 बता दिया। अब हमारा तीसरा क्या है, अब हमारा तीसरा रहेगा आंतरिक भाग। क्या होगा, आंतरिक भाग। ये हमारा तीसरा है आंतरिक भाग। चलिए नोट करते हैं फटाफट। ये हमारा, इसे हम सिंपली यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तीसरा, थर्ड। ये नंबर आप लोग देखिएगा, 1 2 और 3, ये हमारा क्या है, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। चलिए, अब देखिए इसका जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है बेसिकली क्या होता है, ये काले रंग का होता है। यानी इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, काले रंग का होता है। समझ में आप लोग को, किस रंग का होता है, ये काले रंग का। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको काला कर दिया है। किस रंग का, काले रंग का। ठीक, काले रंग का होता है। और ये जो हमारा भाग होता है ना, ये बहुत कम गर्म होता है। यानी सबसे कम गर्म हमारा जो क्षेत्र होता है वो यही होता है। ठीक, क्योंकि इसमें अभी उष्मा जो होती है उसका दहन एकदम कम होता है। समझ में आप लोग, उसको जो उष्मा होती है उसका दहन अभी इसमें एकदम कम मात्रा में हो रहा होता है। तो ये जो है हमारा सबसे कम गर्म का क्षेत्र है, सबसे कम गर्म। ठीक, सबसे कम गर्म होता है। जैसे आप माचिस की तिल्ली लीजिए, माचिस की तिल्ली लीजिए, एकदम जो मोमबत्ती जलती है ना, एकदम जो उसका वो निकला होता है। ठीक, तो उसके उसके पास आप लोग उस माचिस की तिल्ली को ऐसे डाल के और ऐसे निकालिए, उस माचिस की तिल्ली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो
ये जो हमारा आंतरिक भाग है ये काले रंग का होता है, सबसे कम गर्म भाग यही होता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। उसके बाद ये हमारा जो है ज्वाला की संरचना, इसी के साथ हमारा जो ज्वाला का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ईंधन। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईंधन यानी फ्यूल। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए मैं आपको बता दूं, कल किसी ने पूछा था कि सर हीलियम हीलियम का सूत्र क्या है, तो हीलियम का क्या हो जाएगा, एच ई होता है। हीलियम का क्या होता है, एच ई होता है। ठीक, चलिए मैं ऐसे ही मिटा दे रहा हूँ। इसी तरह आपको भी बनाना है, आराम से बनाइए, समझ के बनाइए। ठीक, एक बार समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से समझिए। उसके बाद खाली आप एक बार इसको नजर उठा के देख लेंगे, आप लोग को अरे यार ये तो याद है, ऐसा ही होगा। ठीक, चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ईंधन यानी फ्यूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ईंधन यानी फ्यूल। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए ईंधन क्या होता है, बेसिकली इसका एकदम सिंपल सा डिफिनेशन हो। इसका सिंपल सा डिफिनेशन क्या है, कोई भी पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध है, ठीक, जो हवा में मध्यम यानी मध्यम दर से जलता हो, और जो कोई और जो अवांछित अवशेष छोड़े बिना अवांछित अवशेष छोड़े बिना क्या हो, अच्छे रूप से जलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आसानी से, जो पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो, जो पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो, हवा में मध्यम दर से जलता हो, हवा में मध्यम दर से क्या हो, उष्मा देता हो, और जो अवांछित अवशेष छोड़े बिना उच्च उष्मीय ऊर्जा प्रदान करता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारा ईंधन कहलाता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, डिफिनेशन इसका हम लिख लेते हैं। जो पदार्थ
आसानी से उपलब्ध हो, हवा में मध्यम दर से जलता हो तथा बिना बिना किसी अवांछित अवशेष, बिना किसी अवांछित अवशेष के उच्च ऊष्मा प्रदान करता हो, तो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। चलिए, ये हो गया हमारा इसका ईंधन का डेफिनेशन। तो समझ में आया आप लोगों को? एकदम सिंपल सा है, जो पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो, हवा में मध्यम दर से जलता हो, बिना किसी अवांछित अवशेष के उच्च ऊष्मा प्रदान करता हो, वो हमारा ईंधन होता है। क्या होता है? हमारा ईंधन होता है। अब देखिए, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या हो जाएगा हमारा? ठोस में, जैसे ठोस में आप लकड़ी जलाते हो ना, वो हमारा ठोस ईंधन है। गैस में, गैस में क्या होगा? सॉरी, द्रव में पहले देखते हैं। द्रव में क्या होगा? जैसे मान लीजिए, द्रव में हमारा जो तेल होता है वो द्रव में होता है, और गैस में, और जो गैस में हमारा जो एलपीजी सीएनजी वगैरह होता है वो होता है। तो देखो, यहाँ पे ईंधन का ना, ईंधन का 2 रूप है। एक प्राथमिक ईंधन होता है और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक ईंधन। ठीक, पहला होता है प्राथमिक ईंधन और दूसरा होता है द्वितीयक ईंधन ईंधन। अब प्राथमिक क्या होता है? जैसे मान लो हमारा ठोस, मैंने आपको ठोस बताया, तो ठोस में क्या है? मान लो ठोस में लकड़ी हो गया, ठोस में क्या हो गया? लकड़ी। अब वही ये हमारा प्राथमिक का ठोस लकड़ी एग्जाम्पल है, ठीक। वही द्वितीयक में भी हमारा ठोस, द्रव और गैस ही होता है। बट क्या होता है? लकड़ी का अगला चरण क्या होगा? फूक होता है। लकड़ी का अगला चरण यानी उसका एडवांस रूप क्या होगा? फूक होगा। तो वो हमारा द्वितीय चरण में चला जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको द्रव में क्या बताया? प्राथमिक चरण में तेल, तेल। लेकिन मैंने आपको पेट्रोल, डीजल, तारपीन ये सब नहीं बताया। वो सब हमारा किसमें जाएगा? द्वितीयक ईंधन में। किसमें जाएगा? द्वितीयक ईंधन में। गैस में, गैस में हमारा सिंपली क्या होता है? जैसे प्राकृतिक गैस होगी, नेचुरल गैस, लेकिन हमारा वही चेंज होकर द्वितीयक ईंधन में क्या होगा? सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, ये सब हो जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ। ईंधन, ईंधन, प्राथमिक ईंधन, दूसरा क्या है? द्वितीय, सेकेंडरी फ्यूल, द्वितीय ईंधन। चलिए, ये हमारा हो गया द्वितीय ईंधन। अब हमारा प्राकृतिक, सॉरी, प्राथमिक ईंधन। अब देखिए, इसे हम प्राकृतिक ईंधन भी कहते हैं। जो हमारा प्राथमिक उसे हम प्राकृतिक भी कहते हैं, और जो हमारा द्वितीयक उसे हम व्युत्क्रमिक ईंधन भी कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक ईंधन हमारा 3 तरह का, प्राथमिक ईंधन हमारा 3 तरह का, कौन कौन सा?
ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इसमें भी हमारा होता है, क्या क्या होता है, ठोस, द्रव और ठोस, द्रव और गैस। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठोस में मैंने आपको क्या बताया था, प्राथमिक ईंधन में जैसे लकड़ी हो गया। द्रव में क्या हो जाएगा, हमारा तेल हो जाएगा। गैस में प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठोस में हमारा प्राथमिक ईंधन में लकड़ी, लकड़ी हो गया। द्रव में हमारा क्या हो गया, द्रव में हमारा हो जाएगा तेल। और गैस में हमारा क्या हो जाएगा, गैस में प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। चलिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीयक ईंधन में यानी उसका व्युत्क्रमिक रूप। जैसे यहाँ पे ठोस, यहाँ पे लकड़ी था ना, तो लकड़ी का व्युत्क्रमिक रूप क्या हो जाएगा, कोक। क्या हो जाएगा, कोक। ये भी ठोस होता है, कोक भी। द्रव में जैसे मान लीजिए आप द्रव में क्या कर सकते हैं, आप इसमें द्रव में क्या कर सकते हैं, इसमें आप ले लीजिए केरोसिन ले लीजिए। केरोसिन में समझते हैं ना, मिट्टी का तेल होता है। केरोसिन, इतना नीचे लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। केरोसिन। और गैस में हमारा जैसे मान लीजिए गैस में सीएनजी होता है, एलपीजी जो हम यूज करते हैं घर में, वो होता है। ठीक, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे बढ़िया कोल गैस। कोल गैस। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करिए फटाफट, तो मैं मिटाऊं इसे। चलिए हो गया। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। एक मिनट देखो, आपको नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए, चलिए चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक अच्छे ईंधन के लक्षण क्या होता है, यानी एक जो अच्छा ईंधन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या लक्षण होता है। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट। पहला, ये जो हमारा अब इसमें टॉपिक रहेगा, एक अच्छे ईंधन के लक्षण। चलिए तो देखिए, बेसिकली एक अच्छा ईंधन क्या होता है,
जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाता हो, ठीक, जिसे स्टोर करना आसान हो, फिर हमारा जो धीमी गति से जलता हो यानी मध्यम गति से जलता हो, ये हो जाएगा। फिर जो हमारा जो राख होता है ना, इसे राख जैसे अवशेष और बहुत कम मात्रा में क्या हो, बहुत कम मात्रा में जो राख होते हैं उसका उत्पादन हो। तो ये चीजें जो है वो हमारे एक अच्छे ईंधन के लक्षण होती है। ठीक, ये जो सभी चीजें होती हैं ये हमारे जैसे प्रदूषण ज्यादा, ईंधन से ज्यादा प्रदूषण ना होता हो, ये सभी चीजें हमारे एक अच्छे ईंधन के एग्जाम्पल होती है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, मैं आपको इसमें खाली लिखवाना है एक अच्छे ईंधन के लक्षण क्या है। तो पहला नोट करिए आप लोग, सस्ता हो तथा आसानी से उपलब्ध हो। ठीक, सस्ता हो तथा आसानी से उपलब्ध हो, इसे स्टोर करना आसान हो। अब मान लीजिए कोई ईंधन है, मान लीजिए कोई ईंधन है, आप उसे स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उसे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो ईंधन लेके क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारा पेट्रोल हो गया, फिर गैस हो गए, ये सब हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, आराम से स्टोर कर पा रहे हैं, इसलिए जो ईंधन है इतने प्रचलित है। ठीक, तो इसे क्या हो, स्टोर करना आसान हो। फिर तीसरा है इसका ज्वलन तापमान, इसका जो ज्वलन तापमान है यानी ज्वलन तापमान कम होना चाहिए। ठीक, इसका ज्वलन तापमान कम होना चाहिए। चौथा हमारा क्या होगा, इसे राख जैसे यानी इससे राख जैसे अवशेषों की मात्रा का उत्पादन, यहाँ पे लिख दीजिए, इससे राख जैसे अवशेषों की मात्रा का उत्पादन कम हो, उत्पादन कम हो। पांचवा, चलिए पांचवा आप लोग क्या नोट करेंगे, जो हमारा पांचवा है वो क्या होना चाहिए, बेसिकली इसका जो उष्मीय मान है वो अधिक होना चाहिए। देखिए ज्वलन तापमान कम होना चाहिए, ज्वलन तापमान कम होना चाहिए, लेकिन उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। इसका उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ठीक, 6 नंबर आप लोग लिख लीजिए लास्ट, कि जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करता हो, यानी पर्यावरण में प्रदूषण कम करता
चलिए नोट करिए फटाफट। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक इस पूरे लेसन का, और इस टॉपिक का ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव। ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव। चलिए अब ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या है, तो देखिए जैसे हम ईंधन जलाते हैं, जो हम ईंधन जलाते हैं उसके कुछ हमारे जो एनवायरमेंट है, या जो ह्यूमन बॉडी है, या जो हमारे वन्य जीव है, जंतु है, उनको ना उनको कहीं ना कहीं से, या जो हमारा प्रकृति है, हमारी पृथ्वी है, इसे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, कार्बन ईंधन। जैसे हम लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब जो चीजें जलाते हैं ना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, कार्बन ईंधन है। तो ये सब हम जब लोग ये सब जब हम जलाते हैं, तो ये जलते समय इसमें कुछ जो महीन कण होता है ना, जो महीन कण होता है वो अध जले हो जाते हैं, यानी आधे ही जलते हैं। तो इसमें से जो गैस निकलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। ये संदूषक जो गैस होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हानिकारक होते हैं। इससे जैसे आप लोग सुने होंगे जो श्वसन रोग होते हैं, ठीक, जो श्वसन रोग जैसे सांस की दिक्कत वगैरह होती है, सांस फूलना, ये सभी जो दिक्कतें होती हैं वो इन सब चीजों से हो सकती हैं। ठीक, तो चलिए पहला हम नोट कर लेते हैं, पहला क्या होगा हमारा, कार्बन ईंधन कार्बन ईंधन से क्या हो रहा है, कार्बन ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ईटीसी, ये क्या कर रहे हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या कर रहे हैं बेसिकली, अध जले, यानी इनके अध जले रूप, इनके अध जले रूप श्वसन, इनके अध जले रूप से उत्पन्न प्रदूषण मानव हेतु
श्वसन रोगों को बढ़ावा देता है। को बढ़ावा देता है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा हमारा क्या होगा, अपूर्ण दहन, यानी कोई ईंधन है उसका अपूर्ण दहन हुआ है। अपूर्ण दहन यानी इसको आधा जलाया हो, जैसे तो उसमें से क्या होता है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, सीओ गैस निकलती है। अगर कोई कोयला है, उसे बंद कमरे में जब जलाया जाता है, कोयले जो कोयला है उसे बंद कमरे में जलाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये किसी इंसान की जान भी ले सकती है। मान लीजिए कोयला जलाया गया हो कमरे में, अब उसमें किसी इंसान को बंद कर दिया गया हो, उसमें से जो धुआं निकलेगा ना, वो उस इंसान की जान भी ले सकता है। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी खतरनाक होती है। दूसरा हमारा क्या होगा, अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन जैसे कोयला, अपूर्ण दहन जैसे कोयला से, अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो मानव की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। चलिए हमारा हो गया 2 पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो अधिकांश ईंधन होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, यानी जो जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है क्या करती है, मैंने आपको कल ही बताया था, हमारा ग्लोबल वार्मिंग मेनली 3 गैसों से बहुत ज्यादा फैल रहा है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, और तीसरे नंबर पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मीथेन से फैलता है। किससे होता है, मीथेन से, यानी CH4 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मैंने आपको CFC, ये 3 गैसें बताई थी। तो जो ये ईंधन होते हैं इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हमारे सागर का जो स्तर है वो ऊंचा होते जा रहा है, यानी सागर का स्तर ऊंचा होते जा रहा है, और सागरों की अम्लीयता, यानी सागर जो है हमारे लवणीय होते जा रहे हैं, यानी क्या होते जा रहे हैं, लवणीय होते जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा खारे होते जा रहे हैं। ठीक, तो इससे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए तीसरा, ईंधनों के दहन से, ईंधनों के दहन से क्या हो रहा है, CO2 का उत्सर्जन, जो कि पर्यावरण हेतु नुकसानदायक है। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करिए, एक दो और बचा है मैं उसे लिखवा दूं फटाफट। चलिए हो गया।
3 हो गया, एक दो और है वो भी करवा दे रहा हूँ। चौथा क्या है? चौथा हमारा होगा कोई जैसे हम कोयला डीजल जलाते हैं तो इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है जो बड़ी एकदम घोटू होती है, यानी वो गैस बड़ी खतरनाक होती है। ये क्या होता है, जो हमारी बारिश होती है ना, वर्षा, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये हमारे वर्षा के जल में जाके मिल जाती है। वर्षा के जल में जाके मिल जाती है तो वो जो वर्षा होती है ना, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्योंकि जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अम्लीय वर्षा का, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो गैस है ये हमें हमारे वर्षा के पानी में जाके क्या करते हैं, घुल जाते हैं। अतः उस वर्षा के पानी को अम्ल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अम्ल बना देते हैं। और इसी से हमारा क्या होता है, जो वर्षा होती है वर्षा तो होती है लेकिन उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, यानी एसिडिक रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडिक रेन। तो चलिए, कोयला एवं डीजल के जलने से कार्बन, मैंने आपको क्या बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, जो कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार। और पांचवा लिख लीजिए, पांचवा क्या होगा? ईंधन हमारे पर्यावरण में, ईंधन हमारे पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ईंधन के हानिकारक प्रभाव। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग रोक के नोट कर लीजिए। तो ये जो हमारा पहला लेसन है साइंस का वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारी नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें हम अपना सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले आपको साइंस में जो पहले लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे, कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल।